हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आई होप कि आपने अपनी एएफओ मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर दी होगी। दोस्तों, इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने अभी वो नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखिए। और जो आज का हमारा सेशन है, ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री पे है। एंड आज हम केवल कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, आज हम कंसेप्ट को क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डेटा से भी, स्कीम से भी, और जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो तीनों ही इसमें लिए हैं। तो आई होप कि इससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो पाएगी। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ मेंस की मॉक टेस्ट एग्जाम बी की साइट पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। आप इनको जरूर अटेम्प्ट करें। आपकी कोई भी, अगर आपको उसमें भी कोई क्वेरी लगती है तो भी आप उसमें इशू रेज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द 20th लाइव स्टॉक सेंसस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस है, इट इज द लेटेस्ट वन। और इसी के अकॉर्डिंग अभी जो हमारा नंबर या फिर हम कहते हैं पॉपुलेशन जो एनिमल की है, वो अभी तक इसी के अकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ पे पूछा कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। आपको हमेशा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है। कैटल पूछा है, बफेलो पूछा है, कि टोटल लाइव स्टॉक पूछा है या बोवाइन पूछा है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर डेटा याद है आप उसको वहां पे अप्लाई करके आए। ओके, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे 5 ऑप्शन है, तो 302.79 ये हमारी टोटल बोवाइन पॉपुलेशन है। 192.49 ये हमारी टोटल कैटल पॉपुलेशन है। 109.85 ये हमारी बफेलो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। एंड टोटल जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है, इट इज 535.78। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, इट इज 535.78 मिलियन नंबर में ये टर्म्स दिए हुए हैं। और जो 851.51 है, ये हमारी पोल्ट्री की पॉपुलेशन है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हो। यहाँ पे लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन पूछी है, तो इसका आंसर 535.78 मिलियन इन नंबर है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंपैरिजन दिया है पिछले 3 लाइव स्टॉक सेंसस का। तो टोटल लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन 535 है, कैटल की पॉपुलेशन 192.49 है, एंड बफेलो की 109.85, शीप की 74 एंड गोट्स की 148.88। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पोल्ट्री पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 20th लाइव स्टॉक। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि जैसे इरिगेशन पे भी हम देखते हैं कि किस स्टेट में ज्यादा कवरेज है प्रोडक्शन का, किस स्टेट में, इस टाइप से एनिमल हस्बेंड्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोल्ट्री किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट है, ये आपको बताना है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है, ये तमिलनाडु है इसका करेक्ट आंसर। ये कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि मैंने आपको आपके साथ अब कई बार मैंने शेयर किया है कि जो हम एग्रीबी टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन शेयर करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारा कंफ्यूजन है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने लिमिटेड पढ़ा होता है, हमको पता होता है कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यूपी में ज्यादा है। आप कोई कैटल पूछ ले, बफेलो पूछ ले, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अपने उसी जो हमारी नॉलेज है, हम उसको अप्लाई करके आते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। पोल्ट्री पॉपुलेशन की बात करें, तमिलनाडु में हाईएस्ट है 120.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ गोट अकॉर्डिंग टू द 20th लाइवस्टॉक सेंसस। तो गोट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? अगेन, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तमिलनाडु में हमने देखा पोल्ट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। इसके अलावा बफेलो की पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल में कैटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द 2019 एंड 20। ये डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कितना हमारा टोटल मिल्क प्रोडक्शन है। तो हमारा जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है, इट इज 198 मिलियन टन। 198.4 मिलियन टन है वो एक्चुअली। सो 198 अगर ऑप्शन वहां पे आपका, तो वो करेक्ट होता है। इसके आसपास भी वो हो सकता है कि ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीआईबी डेटा है। व्हाट इज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2019 एंड 20। और ये किसमें पूछा है? ग्राम पर पर्सन पर डे में। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हमारी कंट्री की अभी कितनी है? ऑप्शन आपके पास 206, 307, 350, 380 एंड 406। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 406 ग्राम पर पर्सन पर डे, ये हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू द पीआईबी अपडेट है, जिसमें बताया गया था कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन इट इज 198.4, और इसके साथ ही साथ जो हमारी मिल्क अवेलेबिलिटी है वो 307 ग्राम पर डे, जो 2013-14 में होती थी, उससे बढ़ के 406 ग्राम पर पर्सन पर डे 2019 एंड 20 में हो गई है। ओके, तो ये 32% ये इंक्रीज है। डेटा और पर पर्सन अवेलेबिलिटी ये हमें पता होनी चाहिए। देन ये थे डेटा से क्वेश्चन। अब हम कुछ स्कीम से क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्कीम लॉन्च्ड फॉर द कैपिटल स्ट्रेस्ड मिल्क कॉपरेटिव्स फॉर प्राइमरीली रिप्लेसिंग देयर डिकेड्स ओल्ड चिलिंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड एडिशन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्लांट्स।
पूछा गया है क्वेश्चन कि जो हमारे मिल्क कोऑपरेटिव्स होती हैं वहां पे उनके पास जो वर्षों पुराने घिसे हुए उनके जो बड़े बड़े असेट्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रेस्ड मिल्क कोऑपरेटिव्स, जो कैपिटल स्ट्रेस मतलब पूंजी की कमी से जो जूझ रही है मिल्क कोऑपरेटिव, उनके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है। ऑप्शन आपके पास एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री, ई गोपाला एंड डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंटल स्कीम डीईडीएस। ओके, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वन, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दोस्तों इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है दोनों स्कीम में, अगर सेपरेटली पूछ ली जाए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और इन डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में क्या डिफरेंस है। ये मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में क्या स्कीम है, दोनों स्कीम किस किस के लिए, मतलब बेनिफिशियरी दोनों में कौन है, ये आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फार्मर टू बी एलिजिबल अंडर आईएसएस स्कीम। आईएसएस क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में कि जो मैक्सिमम लिमिट बन सकती है केसीसी की कितने तक बन सकती है जिसमें इंटर सबवेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो इंटर सबवेंशन स्कीम है इट इज द सबवेंशन ऑफ 2%, ये इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। जो क्रॉप प्रोडक्शन में एडिशनल 3% दी जाती है उसको हम एडिशनल सबवेंशन बोलते हैं और फिर प्रॉम्प्ट सबवेंशन बोलते हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आईएसएस। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा है केसीसी की लिमिट कितनी बन सकती है जिसमें सब्सिडी मिलेगी फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 लाख रुपीज। जबकि जो केसीसी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बनती है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 3 लाख। 3 लाख तक वो सब्सिडाइज या फिर इंटर सबवेंशन का कंपोनेंट उसमें होता है। 1.6 लाख डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट है। ओके, और बाकी ये ऑप्शन सही नहीं है। 2 लाख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash provides a platform to the farmer in a country for managing livestock, including buying and selling of disease-free germplants in all forms, or availability of quality breeding services, guiding farmer for animal nutrition, treatment of animal using appropriate Ayurvedic medicine, ethno-veterinary medicine। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ये सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग द फ्री जर्म प्लाज, एनिमल ब्रीडिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें। तो ऑप्शंस आपके पास सहकार मित्र, ई नैम, ई पशुहाट, ई गोपाला या फिर मत्स्य सेतु। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है इट इज ई गोपाला। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ई गोपाला दूध की खरीद बेच के लिए नहीं है, रादर जो सर्विसेज हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूकासल डिजीज, रानीखेत डिजीज इज हाईली कंटेजियस एंड द मोस्ट लीथल वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। Now, which institute has discovered the vaccine for Ranikhet disease? So the options are the NDRI, IVRI, IARRI, and IARI, and the none of the above. So I think these type of questions you can easily do by just odd one out method से भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई मतलब नहीं है, और एनडीआरआई स्पेसिफिकली फॉर द डेयरी, सो आईवीआरआई इज द correct answer. So ICAR, IVRI, Izzatnagar provide the R2B strain vaccine since 1940 and F strain vaccine since 1953. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, न्यू कासल डिजीज, रानीखेत डिजीज जो पोल्ट्री में होती है। इसके अलावा एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज, जो कैटल्स में होती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा डेडली डिजीजेस हैं। क्वेश्चन आ गया फुट एंड माउथ डिजीज से। ये क्वेश्चन हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ के टाइम पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे, वो भी आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस में। So FMD does not occur in, FMD किस में नहीं होता है? ऑप्शन है बफेलो, पोल्ट्री, शीप, कैटल, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैटल की मेन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पोल्ट्री नहीं होगा। एंड बोथ आर द वायरल डिजीजेस। ओके, सो दिस इज आल्सो हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज। जो रानीखेत डिजीज है दैट इज आल्सो अ वायरल डिजीज, ये भी वायरल डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 2017 से हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि एफएमडी या फिर रानीखेत डिजीज पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हमेशा आता है। ओके, सो दिस इज द मिल्क यील्ड ड्रॉप्स ड्रामेटिकली इन मिल्किंग animals. Suckling calf usually die and the pregnant animals may abort, and infertility may ensure following abortion. So ये issues इसमें होते हैं। Okay. Now the next and the very easy और जिसमें बहुत ज्यादा गलती होती है वो क्वेश्चन है कि milk food is not complete because it is deficient in, options are magnesium, phosphorus, iron, calcium, nitrogen। maximum टाइम ये होता है कि हम phosphorus या calcium लगा के आते हैं, but the correct answer is iron। तो आयरन की डेफिशिएंसी होने के कारण मिल्क फूड को कंप्लीट नहीं कहा जाता है। Easiest question, which of the following is known as the poor man cow? Poor man cow हम किसे कहते हैं? It is goat. Okay, poor man cow हम goat को कहते हैं। बाकी sheep, buffalo, chicken, yak, the not correct answer. Now the gestation period in cow is of,
क्वेश्चन है जेस्टेशन पीरियड काउ में कितने डेज का होता है। इट इज वेरी इजी, आपको तीन चीजें याद रखनी है, बफेलो, काउ, गोट एंड शीप। ये तीनों अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बफेलो में इट इज 310 डेज, काउ में इट इज अराउंड 280 डेज, आप ये रख सकते हैं। तो ये वाली रेंज होती है अराउंड 280 डेज, आपने ऐसे याद करना है। एंड इसमें अराउंड 150 डेज, ओके, 148 टू 152, 150 टू 152 डेज, ये इसका आंसर है। यहाँ पे काउ का पूछा तो काउ के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है इट इज 279 टू 283 डेज, ओके। तो ये आपको तीनों याद रखें, जेस्टेशन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। Now the question is, an adult commercial chicken of 21 to 72 weeks of age and produce most of the eggs for consumption is called layer, brooder, roaster, broiler, कीट। तो क्वेश्चन बहुत इजीली और ऐसे ही समझ आता है कि कमर्शियल चिकन जो इस एज का है और वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसेस मोस्टली एग्स। तो एग्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको लेयर। आपको ये बताना है कि हम ब्रूडर किसे कहते हैं और ब्रॉयलर किसे कहते हैं। Okay, so next question is the best milk yielding breed indigenous to India is, options are Tharparkar, Sahiwal, Holstein Friesian, Jersey and Gir। तो यहाँ पे एक तो बेस्ट मिल्क यील्ड बोला है, मतलब मिल्क ब्रीड पूछी है, और दूसरा जो इंडिजिनस है, तो द करेक्ट आंसर इज साहिवाल। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ थारपारकर। तो थारपारकर का ओरिजिन क्या है, और साथ में आप ये बता सकते हैं कि ये कैसी है, मिल्क ब्रीड है कि ड्रॉट ब्रीड है कि डुअल पर्पस ब्रीड है, ओके, ये आपको बताना है। So the next question is, which one of the following is the chief characteristic of the mixed farming? Mixed farming की कौन सी chief characteristic है? ये क्वेश्चन में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ें। ये मिक्स्ड फार्मिंग पूछा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं पूछा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और क्रॉपिंग पैटर्न एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड वो हमारे एग्रोनॉमी का, और उसको उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम तो आपको वो जरूर पढ़ के जाना है, ओके। उसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। Options are cultivation of both cash crop and food crops. Second option is cultivation of two or more crops in same field. Third one is the rearing of animal and cultivation of crop together. Cultivation of one crop over year in a definite period, या none of those. So correct answer is rearing of animal as well as cultivation of crops together. Okay. अभी अगर cash crop, food crop है, दो से ज्यादा ही crop है, तो ये सब mixed cropping के part है. But animal और crop production मतलब दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस हम एक साथ कर रहे हैं, फार्मर एक साथ दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस कर रहा है, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइट लेगहॉर्न इज अ पोल्ट्री ब्रीड फेमस फॉर। व्हाइट लेगहॉर्न नाम से आप सभी को ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज फॉर द एग लेइंग पर्पस। तो ये एक बहुत अच्छी लेयर वेराइटी है। Now the next question is just opposite to the earlier one. The exotic breed of cattle that produces maximum quantity of milk is 5,000 to 6,000 liter per year. कौन सी exotic breed है? Exotic breed पूछा गया, options are Frieswald, Jersey, Brown Swiss, HF या फिर Ayrshire। तो correct answer is Holstein Friesian। ओके, तो पर आपको ये सारी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि Holstein Friesian का ओरिजिन कहाँ से है, ओके। Now the next question is, which one of the following species is Indian major carp? हमने फिशरीज के लिए परसों ही एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखें। उसमें हमने स्कीम्स भी डिस्कस किए, डेटा भी डिस्कस किया, कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए हैं, क्योंकि हम अपनी सारी वीडियोस इसी टाइप से लेकर आएंगे। सो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सी स्पीसीज को हम इंडियन मेजर कार्प कहते हैं। ऑप्शंस आर सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, रोहू या फिर नन ऑफ द। सो रोहू इज नोन एज द इंडियन मेजर कार्प, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हम कार्प्स किसके लिए यूज करते हैं, कैसी फिशेस के लिए, और सार्डाइंस कैसी फिशेस के लिए यूज करते हैं, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि हमने ये उस दिन डिस्कस किया था। आप कमेंट बॉक्स पे आंसर कर सकते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, द फिश व्हिच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन द सी एंड माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग। समुद्र में मैक्सिमम टाइम रहती है, माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग पर्पस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था केवल दो चीज आपको याद करनी है, एक तो एनाड्रमस और दूसरी कैटाड्रमस, ओके, बाकी आपको याद हो जाएंगी। तो आंसर इसी में है। एम्फीड्रमस है, एम्फी मतलब बोथ, मतलब वो दोनों जगह इक्वल मूवमेंट करती है। ओशियनोड्रमस मतलब ओशियन में ही मूवमेंट्स हो रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए। कैटाड्रमस एनाड्रमस में इसमें आंसर छिपा हुआ है, मैंने आप लोग को बताया था, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिश समुद्र में रहती है, एंड ए इज द फर्स्ट वर्ड इन द कैपिटल, जो हमारी सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें जो ए है वो पहला वर्ड है, तो आप उसको वैसे याद कर सकते हैं। तो एनाड्रमस इज द करेक्ट आंसर, कि समुद्र में वो रहती है, माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। सो एनाड्रमस इज द करेक्ट आंसर। कैटाड्रमस इज जस्ट अपोजिट, फ्रेश वाटर फिशेस एंड माइग्रेट्स टू द सी फॉर द ब्रीडिंग पर्पस, okay। So anadromous is the correct answer. Now the question is, truly migratory fish
होली विद इन द फ्रेश वाटर इज क्लासिफाइड एज, जो फ्रेश वाटर में ही मूवमेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर एनाड्रमस, कैटाड्रमस, एम्फीड्रमस, पोटेमोड्रमस या फिर ओशिनोड्रमस। तो एनाड्रमस, कैटाड्रमस हमने याद कर लिया, एम्फीड्रमस भी हमने याद कर लिया है, ओशिनोड्रमस अभी हमने डिस्कस किया। करेक्ट आंसर इज द पोटेमोड्रमस। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये पूछा गया कि फ्रेश वाटर में ही मूवमेंट, फ्रेश वाटर मतलब हम जैसे पोटेबल वाटर भी यूज करते हैं, तो पोटेमोड्रमस, पोटेमोड्रमस इज द फिश जो कि फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करती हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्ट कंटेंट इन ब्रैकिश वाटर फिश फार्मिंग इज, ब्रैकिश वाटर फिश फार्मिंग में क्या सॉल्ट का कंसेंट्रेशन होता है? सॉल्ट सैलिनिटी कंसेंट्रेशन, ये इसमें पूछा गया था, मैंने आपको बहुत क्लियरली कल बताया था। ब्रैकिश वाटर में, फ्रेश वाटर हम किसे कहते हैं? जिसमें 0.5 से कम होता है। ओके, तो जिसमें 0.5 से 30 पीपीटी होता है वो हमारा ब्रैकिश वाटर होता है। 30 पीपीटी से ज्यादा होगा तो वो हमारा मराइन वाटर फार्मिंग सिस्टम कहलाता है, जिसको हम सी वाटर कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आएगा। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं 0.5 पीपीटी, 30 पीपीटी, 40 पीपीएम, greater than 30 ppt और less than 30 ppm. So the correct answer is less than 30 ppt. ये आपको ध्यान रखना है, ppm नहीं करके आना है। And ppt is the parts per thousand, it is not part per trillion. ये आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दिस इज द क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे, आप हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। रेजिंग ऑफ फिश इन अ वॉल्यूम ऑफ वाटर एनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड, ये रियरिंग से क्वेश्चन हम आते हैं कई बार कि फिश की रियरिंग कैसे हम करते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि चारों साइड से कैप्टिविटी में बंद है बट बॉटम से वो ओपन है, और परमिटिंग द फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर एटलीस्ट फ्रॉम वन साइड। तो हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर रेसवे कल्चर, केज कल्चर, पेन कल्चर, पॉन्ड कल्चर या फिर केज कल्चर। तो अगेन ये केज कल्चर यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, बट जब एक साइड से ओपन होता है तो हम उसको पेन कल्चर कहते हैं। रेसवे होता है जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर रहता है। पॉन्ड है, पॉन्ड तो चारों तरफ से बंद रहता है, आपने देखा पॉन्ड तो नॉर्मल जो हम लेक या पॉन्ड सिस्टम है, दैट इज द पॉन्ड सिस्टम। ओके, सो द रेजिंग ऑफ फिश, दिस इज द पेन कल्चर। Now the question is, Central Institute of the Fisheries Technology (CIFT) is located at Kochi, Kanpur, Bangalore, Coimbatore या फिर Bhubaneswar. So it is the, I think this is the easy question again for you. This is the Kochi. Okay, so I have tried to complete all your data schemes and few concepts which are important as far as your exam is concerned of IBPS. So means, so we are trying to revise और recap all those things. So I hope कि आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग वाईटी कम्युनिटी पे भी रेगुलरली क्विजेस पोस्ट करते हैं, आप उन क्विज को जरूर दीजिए। मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स के गलत होते हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम उन क्वेश्चंस को डालते हैं। सिमिलरली हम एग्री भी टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चंस डालते हैं, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई कोर्स परचेज करना, सो यू कैन गेट द 70% ऑफ, बट आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई मैक्सिमम क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चन हो सके आप वो करिए, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। 10 दिन में कोई नई चीज पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने वैसे भी बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, आप अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आपकी कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।